आभा से उत्पन्न प्रणोदन का उपयोग करके अचानक अपनी गति बढ़ा दी, जिससे उसके और ओमकार के बीच की दूरी बढ़ गई। लगभग पहुंच गया, लगभग पहुंच गया। बस 1 मिनट और मैं 9 छाया चरणों के पहले क्षेत्र को समझ सकता हूं। उसकी गंभीर चोटों का तीव्र दर्द, लंबे समय तक पूरी गति से दौड़ना और उसके शरीर में सच्ची क्यूई का तेजी से उपभोग, कमजोरी, दर्द और अन्य नकारात्मक प्रभाव यश के अंगों और हड्डियों में ज्वार की तरह उमड़ पड़े। यश एक अभूतपूर्व विकट स्थिति का सामना कर रहा था। वह एक तनी हुई डोरी की तरह था जो किसी भी क्षण टूटने को तैयार थी, लेकिन फिर भी उसने दांत पीसकर दृढ़ता से काम किया। अरे कमीने, तुम्हारे साथ खेलते खेलते मेरा धैर्य जवाब दे गया है। बस मर जा। जैसे जैसे समय बीतता गया, ओमकार का धैर्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। उसकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी और फिर उसने अपनी आस्तीन से अपना बड़ा हाथ बाहर निकाला। जन्मजात सुरक्षात्मक आभा फूट पड़ी, जिससे 5-6 झांग आकार का एक विशाल हाथ का निशान बना, जो हवा से नीचे की ओर तेजी से दब गया। धमाका, धमाका, धमाका। उस विशाल हाथ के निशान की छाया ने यश को कई दसियों मीटर के दायरे में पूरी तरह से घेर लिया। पूरी तरह से नीचे उतरने से पहले उसके द्वारा उठी तेज हवाओं ने उस क्षेत्र के पेड़ों को सीधे उड़ा दिया, जिससे लकड़ी के टुकड़े आसमान में बारिश की तरह उड़ने लगे। अगर ऐसा भयंकर हमला यश पर सचमुच होता, तो चाहे उसका भौतिक शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो और चाहे पृथ्वी आत्मा कवच की रक्षा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह इस हथेली से कुचलकर मांस का गूदा बन जाता। धमाका, धमाका। वह विशाल हाथ का निशान तेज हवा के दबाव के साथ नीचे उतरा, जिससे यश की हड्डियां कराह उठीं, मानो वे कुचलकर टूटने वाली हों। हालांकि ठीक इसी क्षण यश की आंखों से अचानक एक तेज रोशनी फूट पड़ी। 9 छाया चरण, फट। स्विश, स्विश, स्विश। जैसे ही यह चीख पड़ी, यश की आकृति तुरंत फट गई और 3 धुंधली काली परछाइयों में बदल गई, जो 3 अलग अलग दिशाओं में उड़ गईं। ये तीनों धुंधली काली परछाइयां अपनी चाल और हाव भाव दोनों में लगभग एक जैसी थीं, जिससे असली और नकली में अंतर करना मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा उनकी गति पहले से लगभग 3 गुना तेज थी। इस दृश्य से साफ जाहिर था कि यश ने 9 छाया चरणों के पहले क्षेत्र की सफलतापूर्वक साधना कर ली थी। इस छोटे से कमीने ने क्या सचमुच कोई युद्ध कौशल सीखा है? ओमकार ने अविश्वास से यह दृश्य देखा। जब वह पहले यश का पीछा कर रहा था, तो उसने कभी इस रहस्यमयी चाल का इस्तेमाल नहीं किया था, जिससे पता चलता है कि उस समय उसे यह चाल नहीं आती थी। हालांकि मार्शल दाओ सीक्रेट मैनुअल देखने के बाद यश ने यह रहस्यमयी चाल प्रदर्शित की, जिससे साफ जाहिर था कि उसने इसे पढ़कर ही सीखा था। यश ने मार्शल दाओ सीक्रेट मैनुअल की जो भी रैंक समझी हो, यह बात की पीछा किए जाने के बावजूद वह उसे समझ पाया, एक चमत्कार ही थी। ओमकार जैसे विशेषज्ञ को भी झटका और आश्चर्य हुआ। धमाका। ओमकार हैरान था, लेकिन 3 धुंधली काली परछाइयां हमले की सीमा से बाहर निकल चुकी थीं। विशाल हाथ के निशान ने जमीन पर जोरदार प्रहार किया और एक शक्तिशाली बल फूट पड़ा, जिससे जमीन हिल गई और उछल गई। इस हथेली से कई दसियों मीटर का क्षेत्र समतल हो गया। यह बहुत करीब था। यश ने पीछे मुड़कर देखा, थोड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा था। अगर उसने 9 छाया चरणों के पहले क्षेत्र को समय पर नहीं समझा होता, तो शायद इसी क्षण वह मांस के गूदे में बदल जाता और धरती में विलीन हो जाता। जन्मजात क्षेत्र के 5वें स्तर के विशेषज्ञ के हमले बहुत भयानक थे। उनमें पहाड़ों को चकनाचूर करने और चोटियों को चीरने की शक्ति थी। अरे कमीने, अगर तूने कोई रहस्यमयी गति तकनीक समझ ली तो क्या होगा? तू फिर भी बच नहीं सकता। क्या तुझे लगता है कि जन्मजात क्षेत्र के 5वें स्तर के विशेषज्ञ की गति बस इतनी ही होती है?
हे तू बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मैं अभी तेरे साथ खेल रहा था। आगे मैं तुझे जन्मजात क्षेत्र के 5वें स्तर के विशेषज्ञ के असली तरीके दिखाऊंगा। एक सूक्ष्म पीछे की ओर नजर पड़ते ही ओमकार ने तुरंत यश के असली शरीर को देख लिया। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी हंसी उभर आई और फिर उसके शरीर के भीतर प्रचुर मात्रा में मौजूद जन्मजात सुरक्षात्मक आभा एक बाढ़ की तरह फूट पड़ी। उसके पैर ऐसे थे मानो वह किसी जेट इंजन पर कदम रख रहा हो और उसकी गति अचानक कई गुना बढ़ गई। यश ने 9 छाया चरणों का उपयोग करके जो दूरी बड़ी मेहनत से बनाई थी वह तुरंत आधी हो गई। धिक्कार है। यह देखकर यश का चेहरा एकदम बदल गया। उसने जल्दी से अपने स्पेस बैग से सच्ची क्यूई को बहाल करने वाली कुछ औषधीय गोलियां निकालीं और उन्हें निगल लिया। फिर उसने एक बार फिर अपनी गति तकनीक को सक्रिय किया। उसका शरीर धुएं की तरह फट गया, 3 काली परछाइयों में बदल गया जो अलग अलग दिशाओं में तेजी से भाग गईं। इस बार यश ने कोई और हरकत करने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि ओमकार उसके असली शरीर का पता लगा लेगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि असली शरीर कौन सा है, मुझे इस समस्या के बारे में सोचने की जरूरत नहीं लगती। क्या उन सभी को नष्ट कर देना ही काफी नहीं होगा? अपने पद के विशेषज्ञ होने के नाते ओमकार के पास युद्ध का अविश्वसनीय रूप से समृद्ध अनुभव था। उन भ्रमों को देखकर जिन्हें असली से अलग करना मुश्किल था, उसने तुरंत एक प्रतिकार उपाय सोचा। उसकी उंगली के एक झटके से जन्मजात सुरक्षात्मक आभा की 3 तेज धाराएं सीटी बजाती हुई निकलीं। पफ पफ। जन्मजात सुरक्षात्मक आभा ने एक साथ 2 भ्रम तोड़ दिए, जबकि दूसरा चकमा देने में कामयाब रहा। जाहिर है वह यश का असली शरीर था। हे तुम्हें पा लिया, ओमकार ने भयावह मुस्कान के साथ कहा और अपने शरीर को हिलाते हुए वह यश के असली शरीर की ओर झपटा। धिक्कार है, मैंने जन्मजात क्षेत्र के 5वें स्तर के विशेषज्ञ की कठिनाई को कम करके आंका था। यश का चेहरा बेहद भद्दा हो गया। वह जानता था कि आखिरकार उसने जन्मजात क्षेत्र के 5वें स्तर के विशेषज्ञ को कम करके आंका था। उसने शुरू में सोचा था कि 9 छाया चरणों को समझकर और इस गहन श्रेणी गति तकनीक की गहनता पर भरोसा करके वह संकट का समाधान कर पाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह विचार थोड़ा भोला था। जब तक वह दूसरे लोक तक पहुंचने के लिए 9 छाया चरणों की साधना नहीं कर लेता, जहां एक ही चाल से 5 भ्रम पैदा हो सकते थे और उसकी गति 6 गुना बढ़ जाती। हालांकि इसे समझने के लिए यश को कम से कम 2-3 दिन लगेंगे। और क्या पीछा कर रहा ओमकार यश को 2-3 दिन देगा? बिल्कुल नहीं। जब से ओमकार ने उसका पीछा करना शुरू किया था, तब से अब तक सिर्फ एक अगरबत्ती जलने जितना समय ही बीता है और वह पहले से ही टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। 2-3 दिन तो दूर, वह एक दिन भी नहीं टिक सकता था। अगर वह अब भी ओमकार से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाता, तो यश शायद आज ही मर जाता। धिक्कार है, क्या मेरा यही नाश होना तय है? यश के दिल में निराशा की एक लहर दौड़ गई। धमाका। फुस। इसी क्षण अचानक आसमान से एक तेज गड़गड़ाहट हुई। एक चांदी की रोशनी, वज्र देवता की तलवार जैसी, काले बादलों की गहराइयों से फूट पड़ी, मानो शून्य लोक को चीरती हुई एक चमकदार चांदी की टेढ़ी मेढ़ी राह छोड़ रही हो। फिर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी, जिससे दुनिया बारिश के पर्दे से भर गई। एक पल में यश डूबे हुए चूहे की तरह भीग गया, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसकी निगाह आसमान में छाए काले बादलों पर टिकी थी। जब अभी अभी बिजली गिरी तो न जाने क्यों उसके दिल में अचानक एक ज्ञानोदय हुआ। धमाका। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग यश पर मेहरबान हो, उसे ज्यादा इंतजार नहीं करवाना पड़ा। एक और अविश्वसनीय रूप से भयंकर चांदी की बिजली
एक बहरा कर देने वाली गर्जना के साथ आकाश में चमक उठी। एक पल में वह चांदी की बिजली यश की गहरी आंखों में गहराई तक प्रतिबिंबित हो गई, मानो उसकी आत्मा में चोट लगी हो। धमाका! उसकी आंखों के सामने चांदी की बिजली कौंधी और उसके कानों में गगनभेदी गड़गड़ाहट गूंजी। एक पल में यश के दिल में एक अजीब सी अनुभूति उमड़ पड़ी। इस दुनिया में अचानक एक गहन और रहस्यमयी आभा उभरी, जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। तुरंत उसे ऐसा लगा जैसे वह आकाश में चांदी की बिजली के साथ प्रतिध्वनित हो गया हो, मानो दोनों एक में विलीन होने वाले हों। यश एक अद्भुत लोक में प्रवेश कर गया हो, उसकी आंखें खोखली हो गईं। उसकी समझ में दुनिया अब मौजूद नहीं थी, पहाड़ और नदियां अब मौजूद नहीं थीं, और यहाँ तक कि ओमकार, जो उसका पीछा कर रहा था, भी अब मौजूद नहीं था। बस बची थी चांदी की बिजली जो आकाश को चीरती हुई। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। प्रतिध्वनि का एहसास और भी गहरा होता गया। यश के शरीर में मौजूद सच्ची ऊर्जा इस पल जोरदार तरीके से उछली और गर्जने जैसी आवाज पैदा कर रही थी। सच्ची ऊर्जा की धारियां बिजली के चापों की तरह उसके रोम छिद्रों से निकलकर शून्य लोक में 10 मीटर से भी ज्यादा दूर तक फैल गईं। फुसफुसाहट। उस अजीब प्रतिध्वनि के तहत यश बिजली में तब्दील होता हुआ प्रतीत हुआ। उसकी गति लगभग टेलीपोर्टेशन जैसी हो गई। पलक झपकते ही उसने कई 100 मीटर की दूरी तय कर ली और ओमकार, जो उसे पकड़ने ही वाला था, को बहुत पीछे छोड़ दिया। यह है मार्शल दाओ विल। ओमकार, जो यश का पीछा कर रहा था, ने यह दृश्य देखा और उसके चेहरे पर तुरंत आश्चर्य और हैरानी के भाव उभर आए। यह मार्शल दाओ विल के भीतर की थंडर अवधारणा है। धिक्कार है, यह छोटा सा कमीना इतना भाग्यशाली है कि थंडर अवधारणा को समझ ही नहीं पा रहा है। ओमकार की आवाज अविश्वास और तीव्र ईर्ष्या से भरी थी। मार्शल दाओ संकल्पना एक ऐसी चीज थी जिसका सपना सभी मार्शल कलाकार देखते हैं। ओमकार एक शक्तिशाली जन्मजात 8वें लोक का साधक दशकों से साधना कर रहा था, लेकिन उसने कभी भी मार्शल दाओ इच्छा शक्ति को नहीं समझा था। फिर भी अर्जित लोक की एक चींटी यश इसे समझ सकती थी। इसके अलावा उसने इसे तब समझा जब वह उसका पीछा कर रहा था। इससे ओमकार ईर्ष्या से पागल हो गया। यह छोटा सा बदमाश अभी केवल अर्जित लोक में है, फिर भी वह वज्र संकल्पना को समझ सकता है। यह प्रतिभा तो स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। इसे आज जीने नहीं देना चाहिए, वरना जब यह बड़ा होगा तो यह निश्चित रूप से मेरे भाटी परिवार के लिए दुःस्वप्न बन जाएगा। ओमकार की आंखों में एक तीव्र, भयावह हत्या का इरादा उमड़ आया। अगर पहले वह यश को सिर्फ एक चींटी समझता था जिसे आसानी से कुचला जा सकता था, तो यश को थंडर कॉन्सेप्ट समझते देखकर अब वह यश को एक जवान बाघ समझ रहा था। हालांकि वह अभी भी उसके लिए खतरा बनने के लायक नहीं था, लेकिन अगर उसे बढ़ने दिया जाए तो समय के साथ वह जरूर एक शक्तिशाली बाघ बन जाएगा जो दुनिया को हिला देगा। ऐसे दुश्मन का तो पालने में ही गला घोंट देना चाहिए। छोटा कमीना, मर जा। स्वर्गीय नदी की मुट्ठी। ओमकार ने ठंडी चीख मारी, हाथ उठाया और यश के शरीर पर मुक्का मारा। एक उमड़ती हुई जन्मजात क्यूई फूट पड़ी, जो आकाश में कई मीटर बड़ी एक सुरक्षात्मक आभा मुट्ठी के निशान में बदल गई, मानो कोई उफनती नदी यश पर जोर से वार कर रही हो। जहां भी वह गुजरती, शून्य क्षेत्र जोर से कंपन करता, जिससे दृश्यमान स्थानिक लहरें पैदा होती। जाहिर है ओमकार अब गंभीर था। इस मुक्के की शक्ति जन्मजात तृतीय लोक में एक शक्तिशाली साधक को भी आसानी से मार सकती थी। चटक! इसी क्षण यश के रोमछिद्रों से प्रचुर मात्रा में सच्ची ऊर्जा अनगिनत बिजली के चापों की तरह फूट पड़ी।
उसका शरीर बिजली के एक बोल्ट में तब्दील हो गया। अत्यंत तेज गति से चकमा देकर उस भयंकर मुक्के से बाल बाल बच गया। हालांकि एक शक्तिशाली मुक्के का प्रहार अभी भी उस पर असर कर रहा था। छी! यश ने मुंह भर खून थूका और उस अद्भुत लोक से बाहर निकल गया। अभी अभी मुझे क्या हुआ? मैं एक अद्भुत लोक में गिर गया हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिजली के एक बोल्ट में तब्दील हो गया हूँ। यश अपनी चोटों की परवाह किए बिना जाग उठा। अभी भी पहले की उस गहरी अनुभूति में डूबा हुआ था, उसका अंतहीन आनंद ले रहा था। छोटे कमीने, मुझे कहना होगा, तुम्हारी प्रतिभा वाकई जबरदस्त है। पूरे यक्षगिरी देश की युवा पीढ़ी को देखते हुए शायद कोई भी तुमसे आगे नहीं निकल सकता। सिर्फ अर्जित क्षेत्र साधना से ही तुम थंडर कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। अगर तुम्हें बढ़ने दिया जाए तो एक दिन तुम जरूर यक्षगिरी देश में एक बेमिसाल ताकतवर बन जाओगे। लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि आज तुम मेरे हाथों मरोगे। एक बेजोड़ साधना प्रतिभा वाले युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति को मारना, यह एहसास काफी रोमांचक लगता है। यश जैसे ही सोच रहा था, ओमकार की भयावह आवाज आई। क्या? मैं अभी थंडर कॉन्सेप्ट को समझ रहा था। यह सुनकर यश थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर होश में आया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह गुस्से से दहाड़ा, धिक्कार है तुझ पर ओमकार। अगर यह युवा गुरु आज नहीं मरा तो मैं एक दिन तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्रोध! यश के दिल में क्रोध उमड़ पड़ा। मार्शल दाओ विल को समझना कितना मुश्किल था। कई मार्शल आर्टिस्ट जिंदगी भर संघर्ष करते रहे और उन्हें ऐसा मौका कभी नहीं मिल पाया। फिर भी उसे सौभाग्य से यह मौका मिल ही गया, लेकिन नतीजा यह हुआ कि ओमकार ने उसे जबरदस्ती बीच में रोक दिया, जिससे उसे यह मौका बेकार में गंवाना पड़ा। किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए यह सचमुच एक बहुत बड़ी नफरत थी, जिसे 5 झीलों और 4 समुद्रों का सारा पानी भी नहीं धो सकता था। हे, तुम्हें वह मौका नहीं मिलेगा। ओमकार के होंठ ठंडे तीखे चाप में मुड़ गए। उसकी आंखों में बिना किसी छुपे ठंडी हत्या की नीयत भरी हुई थी। धिक्कार है! गुस्से में होने के बावजूद उसने अपना विवेक नहीं खोया। यश तुरंत शांत हो गया। ओमकार को फिर से आगे बढ़ते देख उसने बिना सोचे समझे 9 छाया चरणों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया, 3 प्रेतों में बदल गया और बेहद तेज गति से बाहर निकल गया। ओमकार ने ठंडी सांस ली, फिर एक कदम बढ़ाया और तेजी से पीछा किया। चाहे कुछ भी हो, उसे आज यश को मारना ही था। वह उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता था। फुफकार! फुफकार! पहाड़ी जंगल के शांत वातावरण को भेदती हुई तीखी आवाजों ने तोड़ दिया। 2 आकृतियां, एक पीछा कर रही थी और एक भाग रही थी, लगातार गंधर्वगिरी माउंटेन रेंज में गहराई तक जा रही थीं। मुझे ओमकार से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह देर सवेर मुझे पकड़ ही लेगा। उनके बीच घटती दूरी देखकर यश थोड़ा चिंतित हुआ। यह अच्छी जगह है, काश मैं ओमकार से पीछा छुड़ा पाता। अचानक यश ने ऊपर देखा और कुछ ही दूरी पर एक घाटी दिखाई दी। घाटी घने कोहरे से ढकी हुई थी, मानो कोई अलौकिक अमरलोक हो। प्रेरणा की एक किरण के साथ यश ने तुरंत दिशा बदली और घने सफेद कोहरे से ढकी घाटी की ओर दौड़ पड़ा। साले, अगर तू आज दुनिया के कोने कोने तक भी भाग भी गया तो भी मरेगा। ओमकार ने ठंडी सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पीछा किया। छिया! घने सफेद कोहरे को चीरते हुए यश घाटी में उतर गया। यह एक शांत जगह थी, जहां खूबसूरत पहाड़ और साफ पानी था, जहां एक हल्की सी खुशबू हवा में तैर रही थी, मानो कोई स्वर्ग हो। कुछ ही दूरी पर एक औषधि क्षेत्र भी था, जहां कुछ आत्मा औषधियां उगाई गई थीं। और औषधि क्षेत्र के बगल में एक काले वस्त्रधारी बूढ़ा आदमी था,
जो एक गहरे रंग की औषधि की कड़ाही के सामने बैठा कुछ कर रहा था। क्या यह तुम हो? काले वस्त्रधारी बूढ़े आदमी को देखकर यश थोड़ा स्तब्ध रह गया। यह गंधर्वगिरी माउंटेन रेंज के भीतर पहले से ही बहुत खतरनाक था, इसलिए लोग कम ही थे, लेकिन उसे किसी से, और वह भी किसी जाने पहचाने चेहरे से, मिलने की उम्मीद नहीं थी। काले वस्त्रधारी बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जो उसे अमरावती शहर में मिला था, जो आत्मा की औषधि खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास आत्मा के पत्थर नहीं थे, और जिसकी उसने आखिरकार मदद की थी। ओह! काले वस्त्रधारी बूढ़े ने घाटी में किसी के घुसपैठ करते देखा, तुरंत ऊपर देखा, और यश को देखकर वह भी थोड़ा हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया। युवक, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? अगर इस बूढ़े को यकीन नहीं होता कि कोई नहीं जानता कि यह बूढ़ा यहाँ है, तो मैं सोचता कि तुम खास तौर पर इस बूढ़े को ढूंढने आए हो। लगता है हमारी किस्मत ही ऐसी है। तुम्हें ढूंढने की फुर्सत किसे है? यश ने आंखें घुमाई, फिर याद आया कि ओमकार उसका पीछा कर रहा था। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए, और उसने कहा, बूढ़े, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं पहले जाऊंगा। वैसे अगर तुम परेशानी नहीं खड़ी करना चाहते तो जल्दी से छिप जाओ। युवक, तुममें जरा भी शिष्टाचार नहीं है। तुम्हें इस बूढ़े को बूढ़ा नहीं बल्कि एल्डर भास्कर कहना चाहिए। काले वस्त्रधारी बूढ़े ने असंतुष्ट होकर यश को घूरा, फिर उठकर उसे पकड़ लिया और कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। इस बूढ़े को बताओ कि क्या हुआ, और यह बूढ़ा देखेगा कि क्या मैं इसे सुलझाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बड़े भास्कर, मैं तुम्हारी दयालुता की कद्र करता हूँ, लेकिन मैं जिस मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे डर है कि तुम उसे सुलझा नहीं पाओगे। इसलिए कृपया मुझे जाने दो, वरना न सिर्फ मैं बदकिस्मत रहूंगा बल्कि तुम भी मेरे जाल में फंस जाओगे। यश ने बेचैनी से कहा, जल्दी से वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन बड़े भास्कर ने उसे कसकर पकड़ रखा था। वह छूट नहीं पा रहा था, और वह सच्चे ऊर्जा का इस्तेमाल करके बड़े भास्कर को झटक नहीं पा रहा था। उसे डर था कि वह उसकी बूढ़ी हड्डियों को चोट पहुंचा देगा। बड़े भास्कर खिलखिलाकर हंसे और बोले, हाँ हाँ, दूसरी जगहों पर यह बूढ़ा शायद कुछ भी गारंटी न दे सके, लेकिन इस यक्षगिरी देश में यह बूढ़ा मेरी छाती थपथपाने और यह गारंटी देने की हिम्मत करता है कि ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जिसे यह बूढ़ा हल न कर सके। एक बूढ़ा आदमी जो दूसरी दर्जे की आत्मा औषधि भी नहीं खरीद सकता। तुम किस बात की शेखी बघार रहे हो? यश ने एल्डर भास्कर को तिरस्कार भरी नजर से देखा, और कुछ और कहने ही वाला था कि तभी घाटी में अचानक एक ठंडी चीख गूंजी, छोटा कमीना, तुम बच नहीं सकते। खत्म हो गया, खत्म हो गया। एल्डर भास्कर, तुम मुझे मरवा दोगे। यह आवाज सुनकर यश का चेहरा तुरंत उतर गया। फुसफुसाहट। जैसे ही वह ठंडी चीख पड़ी, एक आकृति जो तीव्र हत्या के इरादे से प्रकट हुई थी, अचानक घने सफेद कोहरे को चीरती हुई घाटी के प्रवेश द्वार में तेजी से घुसी। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि ओमकार का जन्मजात 5वें स्तर का साधना अवतार था। छोटा कमीना, मर जा। ओमकार घाटी में दाखिल हुआ। उसकी बर्फीली निगाहें तुरंत यश की आकृति पर टिक गईं। बिना कुछ कहे उसने अपना हाथ उठाया, और एक शक्तिशाली जन्मजात सुरक्षात्मक आभा उमड़ पड़ी, जो कई फीट बड़े एक सुरक्षात्मक आभा वाले हाथ के निशान में बदल गई, एक बड़ी परछाई बनाते हुए और भयंकर शक्ति लिए हुए, बेरहमी से वार करती हुई। अरे नहीं! मौत का एक घना साया छा गया, और यश के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। अरे, मैं कह रहा हूं, क्या तुम बहुत असभ्य नहीं हो रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि यहाँ एक बूढ़ा आदमी है? तुमने तो सीधा हमला कर दिया, ऊपर से नीचे की ओर दबाव डालते हुए। भयंकर सुरक्षात्मक आभा वाले हथेली के निशान को देखकर एल्डर भास्कर के चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे।
उनकी भौहों के बीच नाराजगी का एक भाव दिखाई दिया। फिर उन्होंने अपनी आस्तीन लहराई। धमाक! एल्डर भास्कर ने कोई और हरकत नहीं की, न ही कोई जन्मजात सुरक्षात्मक आभा उमड़ी। फिर भी सुरक्षात्मक आभा वाला हथेली का निशान रहस्यमय तरीके से हवा में ही फट गया। यह यश की आंखें इस दृश्य को देखकर चौंककर चौड़ी हो गईं। फिर उसने आश्चर्य से बगल में खड़े एल्डर भास्कर की ओर देखा। हालांकि उस सुरक्षात्मक आभा वाले हाथ के निशान में ओमकार की पूरी शक्ति नहीं थी, फिर भी उसमें एक जन्मजात तृतीय स्तरीय विशेषज्ञ को आसानी से मार डालने की शक्ति थी। हालांकि एल्डर भास्कर ने अपने हाथ के एक ही इशारे से उसे हल कर दिया। वह अविश्वसनीय रूप से शांत दिख रहे थे, मानो वह अतुलनीय रूप से प्रचंड सुरक्षात्मक आभा वाला हाथ का निशान एक हल्की हवा के झोंके से ज्यादा कुछ नहीं था। क्या यह हो सकता है कि यह बूढ़ा आदमी, जो दूसरी श्रेणी की आत्मा औषधि भी नहीं खरीद सकता, सचमुच एक विशेषज्ञ हो? और एक ऐसा विशेषज्ञ जिसकी साधना कम से कम जन्मजात तृतीय स्तरीय से ऊपर हो। महामहिम कौन है? यह दृश्य देखकर ओमकार के चेहरे पर तुरंत एक सतर्क भाव आ गया। दरअसल उसने एल्डर भास्कर को देखा ही था, लेकिन उन्होंने पहले कभी कोई आभा उत्सर्जित नहीं की थी। वे एक साधारण बूढ़े व्यक्ति जैसे लग रहे थे। ऐसे विशेषज्ञ के लिए बेगुनाहों को अंधाधुंध मारना चींटी को कुचलने जैसा ही था। लेकिन अब जब एल्डर भास्कर ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, तो उनकी गुस्ताखी की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार यह तो सिर्फ एक जन्मजात अवतार था, उनके मुख्य शरीर का आगमन नहीं। तुम इस बूढ़े को एल्डर भास्कर कह सकते हो? एल्डर भास्कर ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। उनके स्वर में एक निर्विवाद आज्ञाकारी भाव था। यह युवक इस बूढ़े का दोस्त है। इस बूढ़े को इस बात की परवाह नहीं है कि उसे तुमसे क्या शिकायत है। आज यह बूढ़ा उसकी रक्षा करेगा। यहां आंखों में खटकना मत, जल्दी से पीछे हट जाओ। धिक्कार है। यह एल्डर भास्कर बहुत घमंडी है। यश ने एल्डर भास्कर को अवाक होकर देखा। यह ओमकार भाटी परिवार का मुखिया था, एक प्रतिष्ठित जन्मजात 8वें स्तर का विशेषज्ञ। फिर भी एल्डर भास्कर उससे ऐसे बात कर रहे थे जैसे किसी सेवक को निर्देश दे रहे हों। बूढ़े, तुम खुद को क्या समझते हो? मैं तो बस इसलिए विनम्र हो रहा था क्योंकि मैंने देखा था कि तुम्हारी ताकत ठीक ठाक है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसका फायदा उठाओगे। चूंकि तुम इस छोटे से कमीने की इतनी मदद करना चाहते हो, इसलिए मैं आज तुम्हें उसकी कब्र तक ले जाऊंगा। भाटी परिवार के प्रतिष्ठित मुखिया को ऐसा अपमान कब सहना पड़ा था? ओमकार तुरंत गुस्से से भर गया और एक लंबी दहाड़ लगाई। प्रचंड जन्मजात सुरक्षात्मक आभा उमड़ पड़ी, शून्य लोक में प्रकाश के एक गोले में संघनित हो गई, मानो वहां लटका हुआ एक सुनहरा सूरज असंख्य सुनहरी किरणें और शक्तिशाली आभा की लहरें उत्सर्जित कर रहा हो। सुनहरी सूर्य मुट्ठी, ओमकार दहाड़ा, और शून्य लोक में मंडराती हुई प्रकाश की सुनहरी गेंद ने तुरंत शून्य लोक में एक भयंकर सुनहरा प्रक्षेप वक्र बनाया। उनकी ओर टूटते हुए यश और एल्डर भास्कर दोनों को घेर लिया। उसका भयंकर रूप ऐसा था मानो आकाश का सूरज उन दोनों को मारने के लिए उतर आया है। एक शक्तिशाली आभा ने उन पर हमला कर दिया और यश को लगा जैसे उसका दम घुटने वाला है। प्रकाश का सुनहरा गोला पूरी तरह से नीचे उतरने से पहले ही उमड़ती हुई तरंगों ने उसके और एल्डर भास्कर के आसपास की जमीन को कई मीटर गहराई तक हिलाकर रख दिया। जाहिर है ओमकार गंभीर था। वह एल्डर भास्कर की गहराई को समझ नहीं पा रहा था, बस इतना जानता था कि एल्डर भास्कर की ताकत वाकई बहुत ज्यादा है, इसलिए उसने अपनी पहली चाल में जरा भी संकोच नहीं किया। अरे, यह बूढ़ा बहुत देर से बहुत चुप रहा है। एक साधारण 5वीं कक्षा का जूनियर भी इस बूढ़े के सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे कर सकता है?
एल्डर भास्कर का चेहरा शांत रहा। वे तिरस्कार से अपनी ओर आ रहे प्रकाश के सुनहरे गोले को देख रहे थे। फिर उन्होंने अपनी आस्तीन लहराई और हल्के से चिल्लाए, आसमान चीर देने वाला स्पाइक। फुस! एल्डर भास्कर के ग्लेबेला से एक अजीब सी ऊर्जा अचानक फूट पड़ी, मानो किसी बाढ़ के द्वार के खुलने के बराबर, और उनके सामने शून्य लोक में एक उंगली जितनी भास्करटी क्रिस्टल कील में बदल गई। कील की नोक से तेज उतार चढ़ाव वाली लहरें निकल रही थीं, मानो वह आकाश को भेद सकती हो। यह है मानसिक ऊर्जा। क्रिस्टल कील को देखकर यश चिल्लाया। कोल्लम महाद्वीप का एक लंबा इतिहास है। इसके लंबे विकास में खोजे गए साधना पथ केवल सच्ची ऊर्जा साधना तक ही सीमित नहीं हैं। मानसिक ऊर्जा साधना भी है। जो सच्ची ऊर्जा साधना करते हैं वे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, जबकि जो मानसिक ऊर्जा साधना करते हैं वे कीमियागर होते हैं। यह मत सोचिए कि कीमियागर केवल कीमिया ही जानते हैं और उनमें ज्यादा युद्ध शक्ति नहीं होती। इसके विपरीत एक कीमियागर जितना उन्नत होता है उसकी युद्ध शक्ति उतनी ही अधिक प्रबल होती है, किसी मार्शल आर्टिस्ट से बिल्कुल भी कम नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कीमियागर में अत्यंत शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा होती है, और जब वह मानसिक ऊर्जा सक्रिय होती है तो उसमें पहाड़ों और समुद्रों को भी उलटने की शक्ति होती है। तोड़ो! एल्डर भास्कर ने शून्य क्षेत्र में अपनी उंगली दिखाते हुए हल्के से चिल्लाया। फुफकार! एक पल में क्रिस्टल स्पाइक शून्य क्षेत्र में प्रकाश की एक धुंधली रेखा में बदल गया और एक कान फाड़ देने वाली फुफकार के साथ अत्यंत तेज गति से प्रकाश के सुनहरे गोले की ओर बढ़ा। अतुलनीय रूप से शक्तिशाली प्रकाश का सुनहरा गोला क्रिस्टल स्पाइक के सामने एक अविश्वसनीय रूप से नाजुक गुब्बारे जैसा था। वह सीधे आर पार हो गया और फिर प्रकाश के सुनहरे गोले ने एक तेज धमाका किया और टुकड़े टुकड़े हो गया। सुनहरे टुकड़े हर जगह बिखर गए, मानो प्रकाश की सुनहरी वर्षा हो। बेहद खूबसूरत! फुफकार! और क्रिस्टल स्पाइक के प्रकाश के सुनहरे गोले को चीरने के बाद भी उसकी शक्ति कम नहीं हुई और वह ओमकार की ओर हिंसक रूप से वार करता रहा। नहीं, आमतौर पर घमंडी ओमकार के चेहरे पर अब दहशत के भाव थे। वह विरोध करना चाहता था, लेकिन क्रिस्टल कील बहुत तेज थी, उसके पास उसे रोकने का समय नहीं था। वह असहाय होकर देखता रहा कि कैसे क्रिस्टल उसकी पुतलियों में बड़ा होता गया और अंततः उसकी पुतलियों को बुरी तरह भेद गया। धमाका! ओमकार का शरीर तुरंत अकड़ गया। फिर छेद से एक तेज रोशनी फूटी जो उसकी पुतलियों को भेदती हुई निकली, और एक जलते हुए बम की तरह वह एक गर्जना के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया और घाटी में अराजक सुरक्षात्मक आभा धाराओं में बदल गया। जब किसी जन्मजात अवतार पर विनाशकारी प्रहार होता है तो उसके शरीर के भीतर की जन्मजात सुरक्षात्मक आभा अराजक अवस्था में आ जाती है, जिससे आत्मविनाश होता है। यश इस दृश्य को हक्का बक्का देखता रहा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह बहुत देर तक एक भी शब्द नहीं बोल पाया। इतने लंबे समय तक पीछा किए जाने के बाद वह ओमकार के जन्मजात अवतार के आतंक से पहले ही वाकिफ हो चुका था। फिर भी एल्डर भास्कर ने एक ही वार में इतने भयानक अस्तित्व को मार गिराया। इससे उसे जो सदमा लगा वह अकल्पनीय था। यहाँ तक कि उसके पिता रणवीर भी ऐसा नहीं कर सकते थे और शायद ओमकार के जन्मजात अवतार का मुकाबला भी नहीं कर सकते थे। काफी देर बाद यश ने होश संभाला और एल्डर भास्कर की ओर देखा। इस बार उसने कोई अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की और सम्मानपूर्वक कहा, एल्डर भास्कर, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। एल्डर भास्कर मुस्कुराए। उनके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे। वे 45 डिग्री के कोण पर आकाश की ओर देख रहे थे, एक गुरु जैसा भाव प्रदर्शित कर रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह बस एक छोटा सा प्रयास था। दिखावा।
एल्डर भास्कर का व्यवहार देखकर यश उन्हें यही आकलन दे सकता था। जन्मजात पांचवें लोक में एक शक्तिशाली जन्मजात आत्मा शरीर को मारने के लिए हाथ हिलाते हुए एल्डर भास्कर ने इसे मक्खी मारने जितना आसान और जन्मजात बना दिया। यह दिखावा करने के अलावा और क्या हो सकता है? बेशक एल्डर भास्कर को दिखावा करने का पूरा हक था। देरसबेर मैं भी एल्डर भास्कर जितना शक्तिशाली हो जाऊंगा और उनसे भी आगे निकल जाऊंगा। यश की आंखें चमक उठीं और उसकी आस्तीन में छिपे हाथ कसकर भींच लिए गए। न सिर्फ उसका खून खौल रहा था बल्कि उसमें पूर्ण आत्मविश्वास भी था। स्वर्ग को पकड़ो जैसे स्वर्ग विरोधी चमत्कार को विकसित करते हुए उसे किसी और बात पर चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ उसकी क्षमता ही निस्संदेह पूरे कोल्लम महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ में से एक होगी। जब तक वह गिरेगा नहीं, शिखर शक्तियों में एक स्थान निश्चित रूप से उसका होगा। एल्डर भास्कर, क्या आप छठे स्तर के कीमियागर महागुरु हैं? यश ने होश संभाला और एल्डर भास्कर की तरफ देखा। अचानक उसने देखा कि भास्कर ने एक कीमियागर का चोगा पहना हुआ था जिसकी छाती पर 6 सुनहरे सितारे कढ़ाई किए हुए थे। यह स्पष्ट रूप से छठे स्तर के कीमियागर का प्रतीक था। बिल्कुल सही, एल्डर भास्कर ने चिढ़ाते हुए सिर हिलाया। क्या? चूंकि मैं छठे स्तर का कीमियागर महागुरु हूं, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में आपकी मदद करूं? आपने एक बार मेरी मदद की थी, इसलिए अगर आप मांगेंगे तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। अगर दूसरों को पता चलता कि यश ने सिर्फ दूसरी श्रेणी की स्पिरिट मेडिसिन के साथ छठे स्तर के कीमियागर महागुरु का अनुग्रह प्राप्त कर लिया है, तो वे शायद ईर्ष्या से पागल हो जाएंगे। यह जानना जरूरी है कि यक्षगिरी देश में प्रसिद्ध प्रमुख हस्तियों को भी बड़े और छोटे पैकेजों में तरह तरह के कीमती उपहार लाने पड़ते थे और एल्डर भास्कर से कीमिया में मदद के लिए विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना पड़ता था। उसके बाद ही वे अनिच्छा से मदद करते थे। बेशक एल्डर भास्कर की यश की मदद करने की इच्छा पूरी तरह से यश द्वारा दी गई दूसरी श्रेणी की आत्मा औषधि के कारण नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने यश की मानसिक ऊर्जा प्रतिभा को देखा, जो एक प्रतिभाशाली कीमियागर बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। वह भी थोड़ा ललचाए बिना नहीं रह सके। एल्डर भास्कर, क्या आप में दूरदर्शिता है? क्या आप जानते हैं कि मैं आपसे औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कहना चाहता हूं? यश ने आश्चर्य से एल्डर भास्कर को देखा। एल्डर भास्कर दंग रह गए। उन्होंने तो बस यूं ही मजाक किया था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यश वास्तव में कोई मांग करेगा। फिर वे संभले और मुस्कुराए। आप कौन सी औषधीय गोली को परिष्कृत करना चाहते हैं? जन्मजात जीवन आत्मा गोली, यश ने जल्दी से कहा। मेरे पिता गंभीर रूप से घायल हैं और मृत्यु के कगार पर हैं। केवल 5वें स्तर औषधीय गोली, जन्मजात जीवन आत्मा गोली ही उन्हें बचा सकती है। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास जन्मजात लाइफ सोल पिल को परिष्कृत करने के लिए सामग्री या पिल फॉर्मूला नहीं है। एल्डर भास्कर ने भौहें चढ़ाते हुए थोड़ा परेशान होकर कहा। हे, मैं पूरी तरह तैयार था। एल्डर भास्कर की मदद करने की इच्छा सुनकर यश बहुत खुश हुआ। फिर उसने जल्दी से पिल फॉर्मूला और सामग्री निकाली और एल्डर भास्कर को दे दी। यश पहले इस बात को लेकर चिंतित था कि मदद के लिए 5वें स्तर के कीमियागर महागुरु को कैसे ढूंढा जाए, लेकिन संयोगवश अप्रत्याशित रूप से उसकी मुलाकात एक छठे स्तर के कीमियागर महागुरु से हुई जो मदद करने को तैयार था। यह सचमुच एक वरदान था। जन्मजात लाइफ सोल पिल जैसी 5वें स्तर की औषधीय गोली को परिष्कृत करने वाले 5वें स्तर के कीमियागर के असफल होने की संभावना तो होती ही, लेकिन छठे स्तर के कीमियागर महागुरु के प्रयास से सफलता की 90% संभावना थी। तुम लड़के काफी अच्छी तरह तैयार हो, एल्डर भास्कर मुस्कुराए। गोली का सूत्र और सामग्री ली
और कहा, जन्मजात जीवन आत्मा गोली को परिष्कृत करने में लगभग 3 दिन लगेंगे। बस 3 दिन यहीं चुपचाप प्रतीक्षा करो। धन्यवाद एल्डर भास्कर। यश ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। एल्डर भास्कर जन्मजात जीवन आत्मा गोली को परिष्कृत करके रणवीर के रक्षक थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें और भी अधिक सम्मान देना था। एल्डर भास्कर उदासीनता से मुस्कुराए, फिर मानो उन्हें कुछ याद आ गया और बोले, मैंने अमरावती शहर में पहले कहा था कि अगर तुम मुझसे फिर मिल सको तो मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। मैं हमेशा अपना वचन निभाता हूं और उससे पीछे नहीं हटूंगा। इसे साधना में ले जाओ। यह कहते हुए एल्डर भास्कर ने अपने स्पेस बैग से एक पीली पड़ चुकी गुप्त पुस्तिका निकाली और यश की ओर फेंक दी। फिर वे अपनी औषधि कड़ाही लेकर मुड़े और कीमिया शुरू करने के लिए एक शांत जगह ढूंढने चले गए। यश जानता था कि जब कीमियागर औषधीय गोलियों का शोधन करते हैं तो उन्हें किसी के आस पास होने का डर सबसे ज्यादा सताता है। उन्हें डर लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए। इसलिए वह एल्डर भास्कर को जाते हुए देखकर उनके पीछे नहीं गया। जब एल्डर भास्कर आंखों से ओझल हो गए, तभी उसने अपना सिर नीचे करके उनके हाथ में पीले पड़े गुप्त मैनुअल को देखा। गहन श्रेणी मध्यस्तरीय साधना तकनीक सार कला का संघनन। यश ने कवर पर नजर डाली। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। यह वास्तव में मानसिक ऊर्जा के संवर्धन के लिए एक गुप्त मैनुअल है। कोल्लम महाद्वीप पर एक मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति बढ़ाने के लिए सच्ची ऊर्जा साधना तकनीकें थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक कीमियागर की शक्ति को मजबूत करने के लिए मानसिक ऊर्जा साधना तकनीकें भी होंगी। और तथाकथित मानसिक ऊर्जा गुप्त नियमावली ही वे साधना तकनीकें थीं जो कीमियागरों को अपनी मानसिक ऊर्जा साधना और निखारने में मदद करती थीं। हालांकि सच्ची ऊर्जा साधना तकनीकें और मानसिक ऊर्जा साधना तकनीकें अलग अलग प्रणालियों से संबंधित थीं, फिर भी उनके क्षेत्र विभाजन एक ही थे। एल्डर भास्कर ने अनायास ही एक गहन श्रेणी की मध्यमस्तरीय साधना तकनीक भेंट की। यह जानते हुए कि यह साधना तकनीक कितनी मूल्यवान है, यश बहुत प्रभावित हुआ। एल्डर भास्कर जिस दिशा में गए थे उसकी ओर देखते हुए उसने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, एल्डर भास्कर, आपकी दयालुता, मैं इसे अपने हृदय में अंकित करूंगा। यदि भविष्य में कभी आपको कोई आदेश मिला तो मैं आपके लिए अग्नि और जल से भी गुजरूंगा। यश का चरित्र ऐसा था, घृणा का प्रतिशोध, दया का आभार। दया की एक बूंद भी वह एक प्रचंड झरने से चुका देता था। बड़े भास्कर ने एक बार कहा था कि मेरी मानसिक ऊर्जा की प्रतिभा अच्छी लगती है, इसलिए मैं इस संघनन सार कला को विकसित करने का प्रयास करूंगा। यश ने भी एक शांत जगह ढूंढी, सहजता से बैठ गया और फिर अपने हाथ में रखी संघनन सार कला को पढ़ने लगा। गहन विषयवस्तु के पन्ने तुरंत उसकी आंखों के सामने आ गए। लगभग 1 घंटे बाद यश ने संघनन सार कला में दर्ज सारी सामग्री पढ़ ली थी। मानसिक ऊर्जा विकसित करने का पहला चरण मानसिक बीज को संघनित करना है। यश ने गुप्त नियमावली बंद की, फिर धीरे से एक गंदी सांस छोड़ी, अपने मन से सभी विचलित करने वाले विचारों को दूर कर दिया, जिससे उसका मन एक अलौकिक अवस्था में प्रवेश कर गया। फिर उसने दोनों हाथों से एक अजीब सी मुद्रा बनाई। फुफकार। तुरंत यश ने अपनी भौहों के बीच नीवान महल में एक ठंडी धारा महसूस की। जैसे ही उसने हाथ की मुहर बनाई, वह नीवान महल के भीतर बहने लगी और उसकी भौहों से लेकर उसके सभी अंगों और हड्डियों तक ठंडक की लहरें फैल गईं। इस शीतलता की आड़ में यश ने महसूस किया कि उसकी अनुभूति अचानक कई गुना बढ़ गई। वह दर्जनों मीटर के दायरे में हो रही हर चीज को स्पष्ट रूप से देख सकता था, यहाँ तक कि घास में रेंगती चींटियों की आवाज भी सुन सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि सभी कीमियागर मानसिक ऊर्जा का संवर्धन करना पसंद करते हैं।
पता चला कि यह शक्तिशाली युद्ध शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि यह कीमिया में मदद करती है। यश के मन में एक विचार आया, मानसिक ऊर्जा का संवर्धन करने के बाद व्यक्ति की धारणा क्षमता में काफी वृद्धि हो सकती है। यह जानना जरूरी है कि जब कीमियागर औषधीय गोलियों को परिष्कृत करते थे तो उन्हें कई बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता था। उदाहरण के लिए ऊष्मा, आत्मा औषधि के पिघलने की मात्रा, आत्मा द्रव के संलयन की मात्रा। अगर किसी की धारणा क्षमता कमजोर होती तो ये काम करना मुश्किल होता, लेकिन शक्तिशाली धारणा क्षमता की मदद से ये आसान हो जाते और इससे कीमिया की सफलता दर और परिष्कृत औषधियों की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकता था। बेशक कीमिया तकनीक के स्तर और मानसिक ऊर्जा की शक्ति का आपस में कोई खास संबंध नहीं था। उदाहरण के लिए यश, उसने पहले कभी मानसिक ऊर्जा का अभ्यास नहीं किया था, फिर भी वह स्तर 3 कीमियागर की ऊंचाई तक पहुंच सकता था। अगर वह लगन से प्राचीन कीमिया का अभ्यास करता रहे तो मानसिक ऊर्जा के बिना भी वह स्तर 4 कीमियागर या 5वें स्तर कीमियागर तक पहुंच सकता था, लेकिन छठे स्तर कीमियागर तक पहुंचने की इच्छा करना बिल्कुल असंभव होगा। क्योंकि कीमिया जितनी उन्नत होगी, शोधन के चरण उतने ही जटिल होंगे। सब कुछ नियंत्रित करने की शक्तिशाली धारणा क्षमता के बिना सफलतापूर्वक शोधन करना असंभव होगा। इसके अलावा सिर्फ कीमियागर ही मानसिक ऊर्जा की साधना नहीं करते थे। कुछ मार्शल आर्टिस्ट, जिनमें सच्ची ऊर्जा की साधना करने की कोई प्रतिभा नहीं थी, वे भी मानसिक ऊर्जा की साधना की ओर रुख करते थे। खैर, मानसिक ऊर्जा की शक्ति सच्ची ऊर्जा से कमजोर नहीं थी। मानसिक ऊर्जा को पर्याप्त क्षेत्र तक साधना करने से भी व्यक्ति एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता था। उदाहरण के लिए एल्डर भास्कर ने, उन्होंने मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके ओंकार के जन्मजात आत्मा शरीर को जन्मजात 5वें क्षेत्र में तुरंत मार डाला, जिससे उसकी शक्ति का प्रदर्शन हुआ। उनकी मानसिक ऊर्जा कम से कम जन्मजात 8वें क्षेत्र में थी। मानसिक ऊर्जा साधना का पहला चरण निराकार को मूर्त में बदलना है और मानसिक बीज मानसिक ऊर्जा के भौतिकीकरण का प्रकटीकरण है। यश ने अपनी हस्तमुद्रा बदली और धीमी आवाज में चिल्लाया, मानसिक बीज संघनित हो। फुफकार। जैसे ही धीमी चीख धीमी हुई, यश को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसके मन के महल में 2 अदृश्य हाथ प्रकट हो गए हों, उसकी मानसिक ऊर्जा को जकड़कर निचोड़ने लगे हों। फुफकार। उसके मन के महल से दर्द की एक तेज अनुभूति फैली, जिससे दृढ़ मन वाला यश भी हांफने लगा। मानसिक पीड़ा की पीड़ा शारीरिक पीड़ा की पीड़ा से दर्जनों गुना ज्यादा तीव्र थी। मानसिक बीज सघन हो, यश ने दर्द को नजरअंदाज कर दिया। उसका मन किसी प्राचीन कुएं की तरह शांत था और फिर उसने एक और धीमी चीख मारी। 2 अदृश्य हाथ तुरंत शक्तिशाली बल के साथ फूट पड़े और यश की मानसिक ऊर्जा को मजबूती से निचोड़ लिया। धमाका। तली हुई फलियों जैसी चटकने की आवाजों की एक श्रृंखला अचानक यश के मन के महल में गूंजी। उसके बाद एक हल्की सी मानसिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव एक हल्की हवा की तरह चारों दिशाओं में फैल गया। यश ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, उनमें खुशी की एक झलक झिलमिला रही थी। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। मानसिक बीज को संघनित करने की प्रक्रिया संक्षिप्त लग रही थी, लेकिन वास्तव में लगभग 1 दिन बीत चुका था। फिर उसने अपने विचारों को प्रसारित किया और अपने मन महल का आंतरिक अवलोकन करने लगा। उसके मन महल के भीतर एक असीम अंधकारमय स्थान था। उस अंधकारमय स्थान के केंद्र में सोयाबीन के आकार का एक क्रिस्टल जैसा प्रकाश बिंदु स्थित था, जो एक चमकदार और उज्ज्वल आभा उत्सर्जित कर रहा था। यह आश्चर्यजनक रूप से मानसिक बीज था। क्या यह मानसिक बीज है? क्रिस्टल जैसे प्रकाश बिंदु को देखकर यश के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने मन ही मन बुदबुदाया, हालांकि मैंने अभी जो मानसिक बीज संघनित किया है वह बहुत कमजोर लगता है।
मेरी धारणा को थोड़ा बढ़ाने के अलावा इसका कोई खास उपयोग नहीं है। यह एक अर्जित तृतीय स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। इसकी शक्ति दयनीय रूप से कमजोर है। मुझे अभी भी सुधार जारी रखने की जरूरत है। यश ने असंतुष्ट होकर बुदबुदाया, फिर संघनन सार कला से साधना तकनीक को सक्रिय किया। तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सभी दिशाओं से अजीब ऊर्जाएं उमड़ी, उसके मन के महल में उसके ग्लैबेला से प्रवेश किया और क्रिस्टल प्रकाश बिंदु में समाहित होकर उसे धीरे धीरे मजबूत किया। 3 दिन जल्दी बीत गए। मानसिक ऊर्जा के संवर्धन में यश की प्रतिभा वास्तव में, जैसा कि एल्डर भास्कर ने कहा था, असाधारण थी। केवल 3 दिनों की कठिन साधना में उसने अपनी मानसिक ऊर्जा को अर्जित 6ठे स्तर तक बढ़ा लिया था, जो साधना के 7वें स्तर के करीब था। अगर ऐसी बात फैलती तो शायद कई लोग डरकर मर जाते। एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट जो मानसिक बीज को संघनित करके अर्जित 6ठे स्तर की साधना करना चाहता हो, उसे उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ भी कम से कम आधा साल लग जाता। फिर भी यश ने केवल 3 दिनों में वह कर दिखाया जो दूसरे लोग केवल आधे साल में ही कर पाते। यह कोई थोड़ी सी प्रतिभा नहीं थी, वह तो बस एक विलक्षण प्रतिभा थी। हालांकि यश स्पष्ट रूप से जानता था कि उसकी शानदार उपलब्धियां पूरी तरह से प्रतिभा के कारण नहीं थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि स्वर्ग पर कब्जा करो सृजन शास्त्र की साधना के बाद उसके पूरे अस्तित्व का उदात्तीकरण हुआ था, जिसने मानसिक ऊर्जा के लिए एक ठोस आधार तैयार किया था। यही कारण था कि उसकी प्रगति इतनी तेज थी। बच्चे, तुम्हारी मानसिक ऊर्जा साधना कैसी चल रही है? जैसे ही एल्डर भास्कर उस गुफा में गए जहां यश थे, उन्होंने हवा में मानसिक ऊर्जा के हल्के उतार चढ़ाव महसूस किए। उन्हें तुरंत पता चल गया कि यश मानसिक ऊर्जा की साधना कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। कोल्लम महाद्वीप के 90% मार्शल कलाकारों ने सच्ची ऊर्जा की साधना करना चुना। शेष 10% जिन्होंने मानसिक ऊर्जा की साधना की, उनमें से आधे कीमियागर थे जिन्हें कीमिया के लिए इसकी आवश्यकता थी। बाकी आधे मार्शल कलाकारों ने लाचारी में मानसिक ऊर्जा की साधना करना चुना, मानसिक ऊर्जा के माध्यम से एक मजबूत व्यक्ति बनने की उम्मीद में, क्योंकि उनके पास सच्ची ऊर्जा साधना में कोई प्रतिभा नहीं थी। इसका कारण यह था कि मानसिक ऊर्जा साधना बहुत कठिन थी, सच्ची ऊर्जा साधना से कहीं ज्यादा कठिन। उदाहरण के लिए, सच्ची ऊर्जा साधना करने वाले एक मार्शल आर्टिस्ट को अर्जित प्रथम स्तरीय क्षेत्र तक पहुंचने के लिए केवल 1 महीने की कठिन साधना की आवश्यकता होगी, लेकिन उस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए मानसिक ऊर्जा साधना के लिए कम से कम 1.5 महीने लगेंगे। केवल 3 दिनों में यश शायद मानसिक ऊर्जा को केवल हल्का सा ही महसूस कर पाया, मानसिक बीज को संघनित करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। यश को अंदाजा नहीं था कि पिछले 3 दिनों की उसकी उपलब्धियां कितनी आश्चर्यजनक थीं, इसलिए उसने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अपना सिर खुजाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। हाँ, मानसिक ऊर्जा साधना का मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा अच्छी है। कड़ी मेहनत करते रहो और तुम 9 दिनों के भीतर मानसिक बीज को सफलतापूर्वक संघनित कर पाओगे। एल्डर भास्कर ने यश के कंधे पर थपथपाते हुए सांत्वना भरे स्वर में कहा, हंसी। इसमें 9 दिन नहीं लगेंगे, यश ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल मानसिक ऊर्जा साधना उतनी मुश्किल नहीं है जितना आपने कहा, एल्डर भास्कर। कम से कम मुझे तो यह बहुत आसान लगा। मैंने पहले ही दिन मानसिक बीज को सफलतापूर्वक संघनित कर लिया। हम्मा, बुरा नहीं, सिर्फ 1 दिन में ही तुमने। क्या? तुमने पहले ही दिन मानसिक बीज संघनित कर लिया? एल्डर भास्कर का बड़ा हाथ, जो यश के कंधे पर थपथपा रहा था, अचानक जम गया। उनके चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई और फिर एक अविश्वसनीय दहाड़ सुनाई दी। यश ने अपने कान को रगड़ा, जो एल्डर भास्कर की चीख से दर्द कर रहा था, और कहा,
हाँ, मैंने पहले ही दिन मानसिक बीज संघनित कर लिया था। जैसे ही उसके शब्द निकले, यश ने इसे साबित करने के लिए अपने विचारों को हिलाया और उसकी भौहों के बीच एक क्रिस्टल जैसी रोशनी प्रकट हुई। यह मानसिक बीज संघनित होने का सबसे अच्छा सबूत था। यह एल्डर भास्कर ने यह दृश्य देखा। उनके चेहरे पर अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट भाव थे। एल्डर भास्कर, मेरी मानसिक ऊर्जा साधना प्रतिभा बुरी नहीं है ना? यश मानसिक ऊर्जा साधना के मार्ग के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था और एल्डर भास्कर से उसका स्तर जानना चाहता था। बुरा नहीं, एल्डर भास्कर ने अपना संयम संभाला और उदासीन भाव से कहा, आप सामान्य मानसिक ऊर्जा साधकों से कहीं बेहतर हैं, लेकिन आपको जीनियस कहना मुश्किल है। इसलिए घमंडी मत बनो, आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। हाँ, मुझे पता है, मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। यश ने जोर से और बहुत गंभीरता से सिर हिलाया। यश के गंभीर भाव देखकर एल्डर भास्कर का दिल धड़क उठा। अरे, जब इस बूढ़े ने रुद्रशिला शहर में पहली बार मानसिक ऊर्जा साधना शुरू की थी, तो उसे एक मानसिक बीज को संघनित करने में 10 दिन लगे थे। इसने पूरे रुद्रशिला शहर को पहले ही चौंका दिया था और उसे मानसिक ऊर्जा साधना में एक अद्वितीय जीनियस की उपाधि दिला दी थी, जो एक सदी में शायद ही कभी देखने को मिलता है। लेकिन यश, उसने तो यह सिर्फ एक दिन में कर दिया। एल्डर भास्कर से 10 गुना तेज। इसे कैसे वर्णित किया जा सकता है? एक अद्वितीय जीनियस जो 10,000 सालों में शायद ही कभी देखने को मिलता है। एल्डर भास्कर को हमेशा अपनी मानसिक ऊर्जा प्रतिभा पर गर्व रहा था, लेकिन अब यश के सामने वह एकदम बेकार और बेकार हो गई। यह बूढ़ा आदमी यश इस बच्चे से ईर्ष्या के कारण ऐसा नहीं कह रहा है। यह बूढ़ा आदमी उसे काबू में करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि उसे एहसास हो कि उसकी मानसिक ऊर्जा साधना प्रतिभा कितनी भयानक है और इस तरह वह आत्मसंतुष्ट रवैया अपना ले। साधना के मार्ग पर, चाहे वह सच्ची ऊर्जा साधना हो या मानसिक ऊर्जा साधना, केवल विनम्र रवैया बनाए रखने से ही कोई ऊंचा और आगे बढ़ सकता है। अहंकार और आत्मसंतुष्टि साधना में देरी करेगी और प्रतिभा को बर्बाद करेगी। यह बूढ़ा आदमी उसे बचा रहा है, एक अद्वितीय प्रतिभा को अहंकार के कारण गिरने से रोक रहा है। हाँ, बस। एल्डर भास्कर ने खुद को सांत्वना दी, फिर मन को शांत किया और कहा, चूंकि आपने पहले ही एक मानसिक बीज को संघनित कर लिया है, इसलिए आप आधिकारिक तौर पर मानसिक ऊर्जा साधना के मार्ग पर कदम रख चुके हैं। संयोग से यह बूढ़ा व्यक्ति हाल ही में मुक्त है। दिन में मैं आपको मानसिक ऊर्जा साधना दाव का कुछ ज्ञान और अनुभव समझाऊंगा और रात में आप स्वयं साधना कर सकते हैं। समझ गया, यश ने सिर हिलाया। इसी तरह 3 दिन और बीत गए। सुबह सुबह एल्डर भास्कर ने यश को अभी भी साधना की अवस्था में देखा। एक नोट छोड़ने के बाद वह चुपचाप घाटी से बाहर चला गया, फिर उछलकर आकाश में उड़ गया और तेजी से आकाश के ऊपर गायब हो गया। उसका रूप कुछ अस्तव्यस्त होकर भागने जैसा था। धिक्कार है, उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सिर्फ 3 दिनों में यश एक भयानक भक्षक जानवर की तरह हो गया, जिसने एल्डर भास्कर के मानसिक ऊर्जा साधना के सारे ज्ञान और अनुभव को पूरी तरह से सोख लिया। एल्डर भास्कर के पास सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा था और कभी कभी तो यश के सवालों से वह स्तब्ध भी हो जाते थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देरसवेर उनकी पुरानी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वह बेशर्मी से भाग ही सकते थे। एल्डर भास्कर के जाने के कुछ देर बाद यश की नींद खुली और उन्होंने एल्डर भास्कर द्वारा छोड़ा गया नोट उठाकर पढ़ा। उस नोट में एल्डर भास्कर का बहाना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें एक जरूरी काम निपटाना है और उन्हें जल्दी वापस जाना है, इसलिए वह अलविदा कहे बिना ही जा सकते हैं।
उन्होंने यश को अपना पता भी बताया, जो कि रुद्रशिला शहर कहलाता है, और कहा कि अगर समय मिले तो वह वहां आ सकते हैं। हालांकि यश को इन बातों की ज्यादा परवाह नहीं थी। जब उन्होंने नोट पर आखिरी वाक्य देखा तो उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। बच्चे, इस घाटी में एक आध्यात्मिक आंख है, लेकिन उसका स्थान बहुत गुप्त है। इस बूढ़े को तुरंत जाना था और वह आगे जांच पड़ताल नहीं कर सकता था, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं, बच्चे। हालांकि तुम उस आध्यात्मिक आंख को पा सकोगे या नहीं, यह तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। एक आध्यात्मिक नेत्र। यहाँ वास्तव में एक आध्यात्मिक नेत्र है। एल्डर भास्कर द्वारा छोड़े गए नोट को देखकर यश पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसकी भौहों के बीच आश्चर्य और आनंद का भाव प्रकट हुआ। कोल्लम महाद्वीप पर आध्यात्मिक क्यूई दो प्रकारों में विभाजित है, स्वर्गीय आध्यात्मिक क्यूई और सांसारिक आध्यात्मिक क्यूई, जिन्हें सामूहिक रूप से स्वर्गीय और सांसारिक आध्यात्मिक क्यूई के रूप में जाना जाता है। तथाकथित स्वर्गीय आध्यात्मिक क्यूई वह आध्यात्मिक क्यूई है जो शून्य क्षेत्र में मुक्त है, और वह आध्यात्मिक क्यूई जिसका उपयोग मार्शल कलाकार सामान्यतः साधना के लिए करते हैं, स्वर्गीय आध्यात्मिक क्यूई है। जहां तक सांसारिक आध्यात्मिक क्यूई का प्रश्न है, यह भूमिगत रूप से गहराई में छिपी हुई है। चूंकि यह भूमिगत रूप से दबी हुई है और कभी अवशोषित नहीं होती, इसलिए समय के साथ आध्यात्मिक क्यूई धीरे धीरे सघन होती जाती है और इसमें परिवर्तन होते हैं। सामान्यतः दो उत्पाद उत्पन्न होते हैं, पहला है स्पिरिट स्टोन शिराएं और दूसरा है आध्यात्मिक नेत्र। जैसा कि नाम से पता चलता है, स्पिरिट स्टोन शिरा एक ऐसी शिरा है जो विशेष रूप से स्पिरिट स्टोन उत्पन्न करती है। तथाकथित स्पिरिट स्टोन वास्तव में आध्यात्मिक क्यूई के अत्यधिक संपीड़न के बाद बनने वाले खनिज हैं। दूसरी ओर आध्यात्मिक नेत्र एक स्प्रिंग नेत्र की तरह होता है, जिसमें आध्यात्मिक क्यूई की प्रचुर मात्रा होती है। अगर मैं जन्मजात लोक में आगे बढ़ना चाहता हूं, तो मुझे अपने जीन को जागृत करने के लिए आध्यात्मिक क्यूई की प्रचुर मात्रा की आवश्यकता है। अगर मैं इस आध्यात्मिक नेत्र को पा सकूं और इसमें निहित प्रचुर आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर सकूं, तो मैं निश्चित रूप से जन्मजात लोक में सफलतापूर्वक प्रवेश कर सकूंगा। यश के चेहरे पर उत्साह का भाव उभर आया। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने बिना एक शब्द कहे तुरंत इस घाटी में आध्यात्मिक नेत्र का पता ढूंढना शुरू कर दिया। जन्मजात लोक में आगे बढ़ने का यह उसका अवसर था और वह इसे बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता था। समय पीछे चला गया, 6 दिन पहले। यक्षगिरी देश, भाटी परिवार। छी। एक शांत गुप्त कक्ष में एक आकृति मूर्ति की तरह चुपचाप पालथी मारे बैठी थी। अचानक उस आकृति से निकलने वाली आभा अत्यंत अस्तव्यस्त हो गई और उसने जोर से मुंह में लाल रक्त थूक दिया, जो तीर की तरह निकला और दीवार पर लाल धब्बा छोड़ गया। फिर उस आकृति ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और एक ठंडी आभा से भरी आंखों का एक जोड़ा प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक प्रकार का आश्चर्य था, कितना भयानक बूढ़ा आदमी है। उसने एक ही वार में मेरे जन्मजात आध्यात्मिक शरीर को नष्ट कर दिया। साधना का वह स्तर कम से कम मेरे स्तर के बराबर तो है या उससे भी बेहतर है। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि ओमकार थी, जो भाटी परिवार का मुखिया और जन्मजात क्षेत्र के 8वें स्तर का एक शक्तिशाली साधक था। जन्मजात आध्यात्मिक शरीर और मुख्य शरीर के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। यदि जन्मजात आध्यात्मिक शरीर को कोई विनाशकारी आघात पहुंचता है, तो यह न केवल मुख्य शरीर को कुछ नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि यह ओमकार को छवियों के रूप में जन्मजात आध्यात्मिक शरीर के साथ हुई घटना की सूचना भी दे सकता है, जिससे उसे स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। उस काले वस्त्रधारी बूढ़े की साधना बहुत भयानक है।
मुझे डर है कि अगर मेरा मुख्य दल भी स्वयं आ जाए तो भी मुझे उसका प्रतिद्वंदी बनने में कठिनाई होगी। अगर वह छोटा सा कमीना उस काले वस्त्रधारी बूढ़े से संबंधित है तो मेरे बेटे का बदला लेना स्वर्ग में चढ़ने जितना ही मुश्किल होगा, बिल्कुल असंभव। ओमकार का चेहरा बेहद गंभीर था, इतना काला कि ऐसा लग रहा था कि उससे पानी टपक रहा होगा। भाटी परिवार के प्रतिष्ठित मुखिया, जन्मजात क्षेत्र के 8वें स्तर के एक शक्तिशाली साधक होने के नाते वह अपने बेटे के हत्यारे के खिलाफ जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस भावना ने उसे बेहद दुखी और क्रोधित कर दिया, लगभग अपनी समझ खो बैठा और उसके द्वारा उत्सर्जित आभा हिंसक हो गई। पहले उस छोटे कमीने की पृष्ठभूमि की जांच करो। अगर उस छोटे कमीने का उस काले वस्त्रधारी बूढ़े से सचमुच कोई संबंध है तो मुझे यह क्षति स्वीकार करनी होगी। लेकिन अगर कोई संबंध नहीं है, तुम कमीने, छोटे कमीने, मैं तुम्हारे पूरे कुल का नाश कर दूंगा और तुम्हारे पूरे परिवार को मेरे बेटे के साथ मौत के घाट उतार दूंगा। काफी देर बाद ओमकार ने अपने मन के क्रोध और शिकायत को शांत किया और उसके चेहरे पर एक भयावह क्रूर भाव प्रकट हुआ। फिर उसने हाथ हिलाया और चिल्लाया, आओ, भाटी परिवार की सभी खुफिया एजेंसियों को तुरंत सक्रिय करो। तुम्हें उस छोटे कमीने की पृष्ठभूमि का पता लगाना होगा जिसने मेरे बेटे को मार डाला। हाँ? शांत कक्ष के बाहर से एक धीमी आवाज आई। 6 दिन बाद शांत कक्ष के बाहर वह धीमी आवाज फिर सुनाई दी, परिवार प्रमुख को रिपोर्ट करते हुए, आपके अधीनस्थ ने उस छोटे बदमाश की पृष्ठभूमि की जांच कर ली है। इस व्यक्ति का नाम यश है और वह कई हजार ली दूर चंद्रगिरी काउंटी में चंद्रपत संप्रदाय नामक एक सेना का युवा संप्रदाय प्रमुख है।